वह लड़की खाट पर सो रही थी तो उसे किसने सबसे पहले हाथ लगाया? उसे किसने उठाया? किसके कहने पर हाथ लगाया? डर के मारे दोनों की घी बंध चुकी थी, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। गुस्से में अनुभव अपने बालों में हाथ फिराने लगा और अगले ही पल चौपड़ से दोनों के हाथ काट डाले। पैर में पहले ही गोली लग चुकी थी, अब हाथ कट गया। दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर हमने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। एक सो रही लड़की को नींद में उठा लिया, उसके शर्ट फाड़ डाले तुमने, और फिर भी बोल रहा है कुछ नहीं किया। वो भाई देखकर मन मचल गया। हमने इसे उठा तो लिया, पर अब तक इसके साथ हमने कुछ गलत नहीं किया था। वह तो मैं समय पर पहुंच गया इसलिए, अगर नहीं पहुंचा होता तो। दर्द और डर के मारे दोनों कराह रहा था, चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। अरे मैंने पूछा, अगर हम समय से नहीं पहुंचे होते तो तो अपनी बात पूरी करता। उससे पहले ही गोली आर पार हो चुकी थी और वह दोनों वहीं ढेर हो गया। अनुभव उसे वहीं छोड़कर अपने कार के पास आ गया और डोर खोलकर अंदर जाकर उसके पास बैठ गया और उसे एकटक देखने लगा। अचानक उसकी कही बातें दिमाग में कौंध गई। अरे तू है ही इतना हॉट डैशिंग बंदा, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है यार। याद आते ही एक छोटी सी मुस्कान चेहरे पर आ गई। उसने उसको कोट ठीक से पहनाया और पिछले सीट पर छोड़कर खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया और ड्राइव करने लगा। पर पता नहीं मन में क्या हुआ, कुछ दूर जाने के बाद अचानक गाड़ी रोका और उसे अगले सीट पर ले आया। फिर उसे अपने गोद में रख लिया और ड्राइव करने लगा। ड्राइव करते करते बीच में वह उसे देख भी लेता। पता नहीं यह क्या हो रहा है मेरे साथ, ये बदलाव कैसे हो रहा है, अपने आप है या फिर इस लड़की का असर है। मैंने इसे किडनैप किया था, मारने के लिए लाया था, फिर मैं उसे क्यों बचा रहा हूँ। कुछ पल के लिए ड्राइविंग स्लो कर दिया और उसे एकटक देखने लगा और न चाहते हुए भी अनायास उसके सर को चूम लिया। नींद में ही अद्रिका थोड़ी सी कसमसाई और दोनों बाहों को मोड़कर कान के नीचे रखते हुए खुद में सिमटने लगी। यह देखकर अनुभव ने तुरंत एसी का टेम्परेचर सेट किया और कोट के बटन को अच्छे से लगा दिया। फिर गाड़ी तेज कर सीधे अपने विला की तरफ बढ़ गया। अनुभव की बात सुनकर इधर आना बौखलाया हुआ था और बार बार अपने आदमी को कॉल कर रहा था। रिंग तो पूरी जा रही थी पर कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, तो गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वह कार में बैठा और स्टीयरिंग घुमाते हुए वहां से भागकर उस जंगल में आया जहां अद्रिका को किडनैप करके रखा था, और उसी के दो आदमी अनुभव के आदमियों के बीच में घुसकर उसका गार्ड बनकर उसकी पहरेदारी कर रहा था। वह जब यहाँ आया तो अद्रिका नहीं दिखी। लगता है वह दोनों उसे लेकर भाग गया। चलो अच्छा है, अब तक तो उसे ठिकाना लगा दिया होगा। मन ही मन बोलकर वह बाहर निकला तो कुछ ही दूर पर दोनों आदमी का लाश देखकर वह चौंक गया। इसे किसने मारा, अनुभव ने या फिर उस लड़की ने? नहीं नहीं, वह लड़की अकेले इसे नहीं मार सकती। तो फिर किसने मारा? कहीं उस अनुभव को ने तो नहीं? ओह गॉड, कहीं उसे यह न पता लग जाए कि दोनों मेरे आदमी थे और मैंने ही भेजा था। बोलते हुए वह इधर उधर देखने लगा तो वहीं एक बुलेट पड़ी मिली। उसे उठाकर देखा, फिर वह उल्टे पांव वहां से भागा। अपने विला के गेट पर पहुंचते ही गार्ड ने तुरंत मेन डोर खोला और ग्रीट किया। अनुभव कार अंदर लेकर आया और पार्किंग एरिया में लगाकर खुद डोर खोलकर उस लड़की को बाहर निकाला। वह अभी भी गहरी नींद में थी तो खुद से चल नहीं पाई। यह ड्रिंक इतना भी स्ट्रांग नहीं है जो इतनी गहरी नींद में सो जाए। पता नहीं इसकी आँख क्यों नहीं खुली अब तक, अनुभव ने मन ही मन कहा। फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर चला गया। यह देखकर गार्ड और वहाँ काम कर रहे नौकरों के बीच मानो अफरा तफरी सी मच गई। कौन है यह लड़की? बॉस ने इसे गोद में क्यों उठाया है? मतलब ज़रूर कोई खास होगी इनकी। कौन? कहीं गर्लफ्रेंड तो नहीं? नहीं नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। लड़की के नाम से ही उन्हें नफरत है, पर जिस तरह से उन्हें उठाए हैं, जो फिक्र उनकी आंखों में दिख रहा है, उसे तो यही लग रहा है कि यह ज़रूर उनके दिल के करीब है। अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी किसी को
यकीन नहीं हो रहा है। आखिर लड़की कौन है? जिंदा है या मरी हुई है? लगती तो जिंदा ही है। सब अपने मन में बोल रहे थे। तभी अनुभव ने तेज आवाज़ में कहा, सब अपने काम में लगे रहो, किसी की नज़र उठनी नहीं चाहिए। सबका सिर झुका ही रह गया और अनुभव उस लड़की को लेकर अपने बेडरूम में चला गया और काउच पर उसे लिटा दिया। इस लड़की को अभी भी नींद में देखकर अनुभव को गुस्सा आ गया और उसका जबड़ा कसकर पकड़ लिया। मना करने के बावजूद भी पीने की क्या ज़रूरत थी? इतनी मनमानी तो नहीं चलने दूंगा मैं। फिर अपनी ही कही बातों को गौर करते हुए उसने तुरंत उसका जबड़ा छोड़ दिया। अरे, यह मैं क्या और क्यों बोल रहा हूँ? यह कुछ भी करे, अपनी लाइफ कैसे भी जिए, मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला? लेकिन इस लड़की को होश में लाना पड़ेगा। इस तरह मैं इसे बाहर नहीं छोड़ सकता और ना ही अपने बेडरूम में रख सकता। ओह, यह क्या आफत पल्ले पड़ गई है। कुछ देर तक वो सोचता रहा, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में शावर के नीचे लाकर खड़ा कर दिया और शावर ऑन कर दिया। वह कुछ देर तक उसे थामे रहा, लेकिन जब उसकी आंखें थोड़ी खुलने लगी, जरा होश में आने लगी, तो उसे छोड़कर बाथरूम से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। तभी वो लड़की पीछे से उसके पीठ पर आ टिकी। वह अभी अधखुली आंखों में थी। अनुभव मुड़ा और उस लड़की को अपने से दूर कर वापस शावर के नीचे खड़ा करने लगा, लेकिन अद्रिका ने आगे बढ़कर उसे लिपट गई और सीने पर सिर रख दिया। वह उसे हटाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, पर अद्रिका की पकड़ और मजबूत होती गई और छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अपनी पकड़ ढीली नहीं कर रही थी। तब न चाहते हुए अनुभव भी उसे पकड़कर शावर के नीचे खड़ा हो गया और दोनों भीगने लगे साथ में। वह तो अच्छे से होश में नहीं थी, पर अनुभव पूरे होशो हवास में था और भीगते हुए अद्रिका को बेहद गौर से देख रहा था। भीगती हुई वह बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी। यह सिर्फ मासूम दिखती है, वास्तव में है नहीं, अनुभव ने मन ही मन कहा और अपने ऊपर नियंत्रण रखने के बावजूद एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर आ गई। उसके हाथ अनायास उठ गए और उसके चेहरे पर आ रहे बाल के कुछ लटों को समेटने लगा, पर अपनी सोच को याद कर तुरंत उसके तेवर बदल गए। नहीं, मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है, मैं यूं नरम नहीं पड़ सकता। उसकी भवें तन गई और दांत खींच लिया। उस गुस्से में घूर कर देखने लगा। यूं तो पानी गर्म ही था, लेकिन काफ़ी देर तक भीगने की वजह से ठंड लगने लगी और दांत किटकिटाते हुए अद्रिका खुद में सिमटने लगी। उसने उसका जबड़ा पकड़ हिलाते हुए कहा, ए लड़की, नशा कम हुआ? चलो आंखें खोलो अपनी। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? पता है उस अनुभव को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। बहुत खतरनाक है वह, जिंदा नहीं छोड़ेगा तुम्हें। बोलते बोलते एक बार फिर उसकी आंखें बंद हो गई। अनुभव को समझ नहीं आया वह क्या बोल रही है, किसके बारे में बोल रही है। फिर सोचा शायद नशे में बरबर कर रही है। उसने उसके हाथ में बाथरोब दिया और बोला, इसे पहनकर बाहर निकलो। और पूरी तरह से होश में नहीं थी तो बाथरोब हाथ से गिर गया। इस बार अनुभव ने जोर से कंधा पकड़ झकझोरते हुए कहा, आंखें खोलो और इसे पहनकर बाहर निकलो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अब की बार अद्रिका बाथरोब पहन ली और धीरे धीरे चलकर कमरे में आ गई। अनुभव जोर से चिल्लाया, मेरे बेड पर मत बैठना, जो कहूँ उस पर बैठो, देखो वहाँ काउच है, वहीं बैठना। लेकिन वह लड़की बेड पर बैठ गई और बाथरोब पहने हुए ही निढाल हो गई। अनुभव भाग कर आया और उसका गाल थपथपाते हुए कहा, ए लड़की, उठो यहाँ से, जाओ काउच पर जाकर सो जाओ। पर वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसकी बातें उसके कानों तक पहुँची ही नहीं, वो हिली तक नहीं। तब अनुभव उसे यूं ही छोड़कर क्लोसेट रूम में चला गया चेंज करने। कुछ देर बाद वो उसके लिए भी एक टी शर्ट और निक्कर लेकर बाहर आया, लेकिन उसे चेंज कैसे करवाए। तब उसने एक बार फिर उसके गाल थपथपाया, कंधा हिलाया, लेकिन वह नहीं उठी। तब उसको यूं ही छोड़कर एक ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल दिया और तकिया और कंबल लेकर खुद काउच पर जाकर लेट गया। वह सोने की काफ़ी कोशिश की, परंतु नींद नहीं आई। वह कितनी बार उठकर बैठा, पानी पिया, काफ़ी देर तक करवटें बदलता रहा, पर नींद दूर दूर तक आंखों में नहीं थी। ओह, लगता है काउच पर कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। उसने तकिया उठाया और बेड के पास आ गया।
यह लड़की तो एक कोने पर सो रही है, मैं दूसरे कोने पर जाकर सो जाता हूँ। मन में सोचते हुए वह एक कोने पर जाकर लेट गया। अभी उसे नींद आ ही रही थी कि तभी अद्रिका ने पलटी मारी और उसके बेहद करीब आकर एक बाँह उसके गर्दन में लपेट दी। अनुभव की नींद झटके में खुल गई। वह उठकर बैठ गया। कलेजा धक धक हो रहा था। मन में एक अजीब सी बेचैनी और हलचल हो रही थी। वो बेड से उठकर खड़ा हो गया और अद्रिका को कुछ देर तक गौर से देखता रहा, फिर बालकनी में चला गया। काफ़ी देर तक चहलकदमी करता रहा, पर नींद तो आने से रही। नींद तो क्या, मन में अभी भी उस लड़की को लेकर अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। जी में आया जाकर ड्रिंक कर लूं। वह मुड़ा भी, लेकिन कमरे में सोती अद्रिका पर नज़र गई तो ड्रिंक का ख्याल छोड़ दिया। ओह, यह क्या मुसीबत मोल ले लिया मैंने। अपने ही घर में मैं अपने हिसाब से नहीं रह सकता। लेकिन मुझे यह क्या हो रहा है? मैं खुद को उसके लिए क्यों बदल रहा हूँ? यह लगती कौन है मेरी? कोई नहीं। मेरा घर है, मैं चाहूँ जो करूँ। मुझे ड्रिंक करने का मन है तो करना चाहिए। वह झट से फर्स्ट फ्लोर पर बने बार में गया और एक रम का बोतल उठा लाया। वह ढक्कन खोल अभी मुंह से लगाने लगा कि फिर उसकी नज़र अद्रिका पर गई और रम को यूं ही छोड़ दिया। फिर कुछ देर तक चहलकदमी करने के बाद वहीं बालकनी में सोफे पर टिक कर बैठ गया और अपने ही 3 उंगलियों से सर का मसाज करने लगा। और उसी तरह बैठे बैठे न जाने कब आँख लग गई। इधर राणा सीधे अपने कमरे में गया और सो रही पत्नी रक्षा को उठाकर सीधा गन उसके सिर पर लगा दिया। वह अधखुली आँखों से बड़बड़ाई, क्या हुआ? मुझे क्यों जगा दिया? मेरी नींद उड़ाकर तुम चैन से कैसे सो सकती हो? तुम मेरी पत्नी हो, पर मेरी हितैषी नहीं, मेरी दुश्मन हो। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुमने मेरे आदमियों को मारकर उस लड़की को भगा दिया ना? यह तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। और उस लड़की को? किस लड़की को? तुम्हारी उस भतीजी को? अरे मैं उसे क्यों भगाऊंगी? तो फिर वहाँ पर जो बुलेट मिली वह तुम्हारे गन की थी। वहाँ पर कैसे पहुँचा? किसके द्वारा? ओह, समझ गया। तुम्हारे भाई की मदद नहीं की इसलिए तुम मेरे पीछे लगी हो। भला मेरा नहीं चाहती हो। देखो, मेरे भाई की मदद नहीं की इसलिए मैं सच में गुस्से में हूँ, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारे खिलाफ़ चली जाऊँगी। उस लड़की की मदद करूँ? अगर मुझे पता होता तो तुमसे पहले मैं उसे मार देती। अच्छा, तो फिर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर कौन कर सकता है? कहीं वही तो नहीं जो तुम्हारा दायां हाथ है, सबसे खास है? कौन? तुम्हारा मतलब जय? हाँ, जय। मैं आजकल देख रही हूँ, पिछले कुछ महीनों से उसमें अचानक बदलाव आ गया है। तुम नोटिस कर रहे हो कि नहीं यह तो मुझे नहीं पता, पर मैं कर रही हूँ। वह जो काम करता है वह काम सक्सेस नहीं हो पाता। या तो पुलिस को खबर लग जाती है या नहीं तो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ज़्यादा सोच रही हो। वह मेरे खिलाफ़ जाने की सोच भी नहीं सकता। एक बार मैं खुद पर अविश्वास कर सकता हूँ, लेकिन उस पर नहीं। तुम्हें इतना भरोसा है, ठीक है, पर अपनी आँख और कान खुले रखो और बुद्धि से काम लो। राणा वहीं सोफे पर धम्म से बैठ गया और अपने सिर में हाथ फिराते हुए जय के बारे में सोचने लगा। रक्षा की कही बातें भी दिमाग में बार बार गूंजती रही। यह तो उसे जय पर बहुत भरोसा था, फिर भी अपने कुछ खास आदमियों को बुलाकर उस पर नज़र रखने के लिए कहा और यह भी कह दिया कि जय को इस बारे में कुछ पता न चले। इधर अगली सुबह जब अद्रिका की आंख खुली तो सर कुछ भारी भारी सा लग रहा था। आंखों के आगे अंधेरा सा मालूम पड़ रहा था। कुछ देर तक समझ में नहीं आया वह कहाँ है, किस जगह पर है, कौन लेकर आया, किसके वजह से आई। वह दोनों हाथ से अपना सर पकड़कर याद करने की कोशिश करने लगी और जब याद आया तो झटके में उठ खड़ी हुई तो सबसे पहले खुद के ऊपर ध्यान गया। अरे, मैं बाथरूम पहने ही सो रही थी, पर यह मुझे पहनाया कौन? और मैं नहाई कब? और तो और मैं कहाँ हूँ, किसके घर में? कौन लाया मुझे? कोई है? कोई है? प्लीज़ हेल्प मी। कुछ देर तक आवाज़ लगाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, कोई नहीं आया, तो वह शांत हो गई
और रात की बात याद करने लगी। अरे हाँ, याद आया, रात को वह दोनों गार्ड तो मुझे पकड़ कर ले जा रहे थे। फिर उन्होंने मुझे कुछ पिलाया और मैं गहरी नींद में चली गई। अब समझ में आया, यह सारा का सारा क्या धरा उस अनुभव ठाकुर का है। उसी का आदमी था वह। क्या मैं उसी के घर में हूँ या फिर उस किडनैपर के घर में? नहीं, मुझे शांत रहना होगा, चुपचाप मुझे पता करना होगा मैं कहाँ हूँ। फिर खुद को गौर करने लगी, नोटिस करने लगी, कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। मेरे कपड़े कहाँ गए, बाथरूम किसने पहनाया मुझे, और ये अनुभव कहाँ गया? सोच सोच कर उसका सर भारी होने लगा और वह सिर को अपने दोनों हाथों से दबाते हुए वहीं बेड पर बैठ गई और बातों को समझने और सुलझाने की कोशिश करने लगी। तभी सिर घुमाकर देखा तो बेड पर उसके कपड़े रखा दिखा। वह कपड़ा उठाकर उलट पलट कर देखने लगी। यह उसके साइज का कपड़ा नहीं था, पर फिर भी उसने बाथरूम में जाकर तुरंत चेंज किया। यह ओवर साइज टी शर्ट था जो काफ़ी लंबी होने के साथ लूज भी बहुत था, बार बार शोल्डर से गिर रहा था। वह कपड़े संभालते हुए धीरे धीरे कमरे में घूमने लगी, पता लगाने लगी आखिर है तो वह है कहाँ। इतना बड़ा घर है, इतने महंगे महंगे झूमर, यह महंगे पेंटिंग्स, पर्दे, शो पीस, देख कर तो लग रहा है ज़रूर यह किसी मिलेनियर बिलेनियर का घर है। पर वह दोनों गार्ड मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? और अब दोनों में से कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं पूछूं तो किससे पूछूं? उफ़, यह बेडरूम भी इतना बड़ा है कि मैं अब तक तो कमरे में ही हूँ, बाहर तो निकली ही नहीं हूँ। पर यह डोर किधर से है? तभी उसकी नज़र एक बड़ी सी तस्वीर पर गई। यह कौन है? कहीं इसके पापा होंगे। मन में बोलते और घूमते घूमते वह अचानक बालकनी की तरफ आ गई और वहाँ अनुभव को देखकर चीख पड़ी। तुम यहाँ पर लाए हो मुझे? पर क्यों और कब? देर से सोने की वजह से सुबह होने के बावजूद अनुभव गहरी नींद में सो रहा था। अद्रिका के चिल्लाने से जब अचानक आंख खुली तो वह चिढ़ गया और ज़ोर ज़ोर से डांटने लगा। लेकिन जब उसकी नज़र उसके कपड़ों पर गई तो उसका गुस्सा न जाने क्यों कम हो गया। एक तो पहले से ही छोटी सी मासूम सी दिख रही थी, ऊपर से ओवरसाइज कपड़ों में वह बेहद प्यारी दिख रही थी, बिल्कुल बच्ची सी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? खुद तो कल से सो रही हो, पर मेरा सोना, खाना पीना और जीना सब हराम कर रखी हो। कुछ देर शांति से नहीं रह सकती तुम? तुम्हारी वजह से मेरे जीवन की शांति भंग हो गई है और तुम मुझे उल्टा पूछ रहे हो। अब मुझे यह बताओ, उस खंडहर में से इस महल में कब ले आए, और यहाँ तुम मुझे लेकर आए या वह तुम्हारे दो आदमी? वह दो आदमी मतलब कौन? अनुभव ने जरा चौंक कर पूछा कि उसे सब पता है या नहीं। कौन दो आदमी? तुम्हें नहीं पता है? कल जब तुम मुझे वहाँ पर छोड़कर चले गए तब कुछ देर बाद मेरा नशा कम हुआ। मैं उठकर बैठी और सोचने लगी कि मैं कहाँ हूँ, तुम कहाँ हो, और मैं तुम्हें ढूंढने लगी, आवाज़ देने लगी, पर तुम कहीं दिखाई नहीं दिया। बाहर कुछ लोग पहरे दे रहे थे। मैं गेट से बाहर निकली और उन दोनों से पूछा कि तुम्हारा बॉस कहाँ है। तब दोनों ने कहा वह काम से बाहर गए हैं, अगर तुम्हें जाना है उनके पास तो चलो, हम लेकर चलते हैं। मैंने सोचा यह तुम्हारा आदमी है तो उस पर भरोसा कर लिया और उसके पीछे चल दी। परंतु कुछ देर जाने के बाद उसने मुझे कुछ पीने को दिया और उसके बाद जो मैं सोई तो अभी सुबह आँख खुली है और मैं यहाँ तुम्हारे इस कमरे में थी। बताओ दोनों आदमी कौन थे? उसने मुझे बेहोश क्यों किया? मैं अब तक सोचकर डर रही थी कि शायद मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई, पर अगर उसे तुम्हारे घर ही लाना था तो यूं ही लेकर आ जाता। बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी? अनुभव उसकी बातें गौर से सुन रहा था। अब उसे याद आया शायद बेहोशी की दवा की वजह से यह गहरी नींद में सो रही थी। अरे क्यों इस तरह देख रहे हो? मैं पूछ रही हूँ, तुम्हारे आदमी ने मुझे बेहोश करके क्यों लाया इधर? मैं अगर होश में रहती तो क्या कर लेती? अब की बार अनुभव उठा और उसका शोल्डर पकड़ते हुए कहा, तुम जो इतना बोलती हो ना, इसी वजह से उसने तुम्हें बेहोश किया। और मैंने ही कहा था कि एक बार बोलना शुरू करेगी तो नॉन स्टॉप बोलती जाएगी, चुप नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि तुम बेहोश कर दो, तब वह शांति से आएगी। तुम ना सच में बहुत बुरे हो, पर तुम्हारा यह घर बड़ा आलीशान है।
यह तुम्हारा बेडरूम कितना बड़ा और कितना अच्छा है। अच्छा, पर इस बेडरूम का थीम मुझे पसंद नहीं आया। यह क्या ब्लैक थीम रखे हो? यह हटाकर ब्लू या पिंक कर दो ना। अनुभव की नींद पूरी नहीं हुई थी तो सर दर्द हो रहा था। ऊपर से उसकी बकवास सुनकर झल्ला पड़ा। उसने उसे जोर से डांटते हुए कहा, कितना बोलती हो, और यह मेरा घर है, मेरा बेडरूम है। मुझे जो पसंद आएगा वह थीम रखूँगा। तुम्हारे हिसाब से थीम क्यों चेंज करूँ? तुम लगती कौन हो मेरा? तुम्हें इस बेडरूम में रहना है? नहीं ना? तो अपना मुंह बंद रखो, वरना अब की बार सच में थप्पड़ मार दूँगा। ओफो, क्या तुम भी हमेशा मरने और मारने की बात करते रहते हो यार। कल से सुन सुन कर पक गई हूँ। और यह गिदड़ भभकी मुझे नहीं, अपने आदमियों को देना। मैं डरती नहीं तुम्हारे इस धमकियों से। और रही इस बेडरूम में रहने की बात, तो कौन नहीं रहना चाहेगी। पर हाँ, अगर तुम चाहो तब। अनुभव फिर कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही वह बोली, चलो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। कुछ खाने को है तो दे दो, या नहीं है तो अपने नौकर से कहो कुछ बना दे मेरे लिए। और हाँ, इस बार बुलेट मत निकालना, सच में बहुत भूख लगी है। अनुभव सिर पर हाथ रख लाचारी से उसे देख रहा था। कल से कुछ खा ही नहीं है, कितनी भूखी होगी इसका अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ। पर फिर भी इतना बोल रही है, खाना खा लेगी तो कितना बोलेगी। अनुभव को यूं घूरता देखकर उसने चुटकी बजाते हुए कहा, बार बार तुम क्या सोचने लगते हो? तुम्हारे घर में कोई नहीं रहता है? नौकर चाकर कोई नहीं, रसोइया भी नहीं, तो खाना क्या तुम खुद बनाते हो? तो चलो, मेरे लिए भी कुछ बना दो। अगर तुम नहीं बनाओगे तो मुझे रसोई दिखा दो, मैं खुद बना लेती हूँ। इस बार न चाहते हुए अनुभव ने उसके बालों को हौले से अपने मुट्ठी में भर लिया। देखो, मेरे पेशेंस की परीक्षा मत लो। मैं किसी का इतना नखरा आज तक नहीं झेला हूँ, ना झेलता हूँ। झेलना तो दूर, मेरे सामने जबान खोलने वालों को मैं सीधा काट कर देता हूँ। तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो उसका एहसान मानो, फ़ायदा मत उठाओ। अगर भूख लगी है तो कमरे से बाहर निकलो और रसोई में जाकर कुछ बना लो। बोलकर अनुभव ने उसका बाल छोड़ दिया। पर उस लड़की ने बेहद नरमी से कहा, तो इतनी सी बात तुम आराम से भी तो बोल सकते थे ना। यूँ इस तरह मेरा बाल पकड़कर बोलने की क्या ज़रूरत थी? देखो तो कितने बाल टूट गए मेरे। एक तो वैसे ही हेयर फॉल की समस्या जा नहीं रही है, ऊपर से तुम इस तरह बात करते रहे तब तो मैं बहुत जल्दी ही टकली हो जाऊंगी। अब की बार अनुभव ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और उसके मुंह पर बांधने लगा। बहुत बोलती हो तुम, तुम्हारा मुंह तो बंद करना पड़ेगा, फिर तुम शांति से रहोगी और मैं भी सुकून से रहूँगा। सॉरी सॉरी, मैं अब नहीं बोलूँगी। बोलते हुए अद्रिका ने अपने दोनों हाथों से मुंह दबाकर पीछे की तरफ हटने लगी। अनुभव आगे बढ़ता गया और वह धीरे धीरे पीछे हटती गई। अभी वह दीवार से पीछे टकराती, उससे पहले ही अनुभव ने उसकी बाँह पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो सीधे उसके सीने पर आ गिरी। अनुभव ने तुरंत उसे अपने से दूर किया और कहा, तुम्हें इतनी भी ताकत नहीं कि तुम ढंग से खड़ी रह सको? ज़रूरी है मुझ पर गिरने पड़ने की? अद्रिका तुरंत सीधी खड़ी होते हुए बोली, हर छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा करना ज़रूरी है क्या? चलो छोड़ो इन बातों को, मुझे इस कमरे से बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। उसने एक बार अद्रिका की तरफ देखा, फिर ज़ोर से आवाज़ लगाई, रामू काका, रामू काका। जी साहब, इसे रसोई दिखा दीजिए और यह जो भी कहे वह बना दीजिए। अगर आपको नहीं बनाने आएगा तो कोई बात नहीं, यह खुद बना लेगी। जी साहब जी। चलिए आइए मेम साहब। वह लड़की रामू काका के पीछे रसोई की तरफ चली और अनुभव फ्रेश होने चला। अद्रिका जब कमरे से बाहर निकल रसोई की तरफ गई तो जो घर में चारों तरफ नज़र दौड़ाते गई। बहुत बड़ा महल जैसे घर था, जिसका हर एक कोना कोना बेहद सुसज्जित तरीके से सजाया हुआ था। पर एक बात उसे थोड़ी खटक रही थी, वो ये कि घर में सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले नौकर आदमी ही थे, औरत एक भी नहीं थी। यह देखकर अद्रिका को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर तभी वह चुप रही और चुपचाप रसोई में चली गई। बोलिए मेम साहब, आपको क्या खाना है? मैं बना देता हूँ।
उसने तुरंत पूछा, काका इस घर में सारे आदमी काम करते हैं, औरत एक भी नहीं है, और उनकी माँ कहाँ है? उधर बेडरूम में मैंने एक फ़ोटो देखा जो शायद उनके पिता होंगे। वहाँ माँ का फ़ोटो नहीं है, मतलब वह जिंदा है। अगर वह जिंदा है तो किधर है? रामू काका ने इधर उधर देखा और मुंह पर उंगली रख चुप रहने का इशारा किया। यह सब छोड़ो मेम साहब, आप यह बोलिए क्या खाएंगे? पास्ता खाऊंगी। आपको बनाने आता है? अगर नहीं तो हटिए, मैं खुद बना लूँगी। मुझे बनाने आता है, मैं बना देता हूँ, आप बाहर बैठिए। पर हाँ, किसी से भी कुछ पूछिएगा मत। काका आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी से नहीं कुछ पूछूंगी। और आप हटिए, मैं खुद फटाफट बना लेती हूँ। आप बस सब्जियाँ चॉप करिए। पास्ता बनाते बनाते उसने एक बार फिर पूछा, क्या बात है अंकल, उनके घर में एक भी औरतें क्यों नहीं? और यह आपका बॉस अनुभव अकेला ही है? उनके माँ बाप नहीं है तो क्या कोई रिश्तेदार भी नहीं है? रामू काका ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, साहब को कोई भी औरतें या लड़कियां पसंद ही नहीं। उन्हें घर में लाना तो दूर, उनकी परछाई भी उन्हें पसंद नहीं है, उससे दूर भागते हैं। इसलिए तो उनके कामकाज से लेकर जीवन में आज तक एक भी लड़कियां नहीं हैं। मैं और मेरी पत्नी तब से यहाँ काम कर रहे हैं जब ये साहब पैदा हुए थे। इस घर में काम करने वाली आखिरी औरत मेरी पत्नी ही थी। मेरी पत्नी के गुजरने के बाद और इनकी माँ के जाने के बाद मैंने कितनी बार कहा इन्हें अपना घर बसा लेने के लिए, लेकिन यह साहब तैयार नहीं हुए, बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तब मैंने भी बोलना बंद कर दिया। फिर मुझे क्यों लेकर आ गया तो वही तो नहीं पता। आप पहली लड़की हैं जिन्हें यह घर तक ले आए हैं, और इतना ही नहीं, इतने अदब से पेश आ रहे हैं, और यह हम सब के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसा क्यों है? कुछ तो बात होगी जिस वजह से उनके मन में यह नफ़रत पैदा हो गई है। यह तो मुझे नहीं पता, और अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, नहीं तो मेरी खैर नहीं। तभी रामू काका की आवाज़ कानों में पड़ी, काका मेरी कॉफ़ी लेकर आइए। लेकर आया साहब। रामू काका तुरंत उनके लिए कॉफ़ी लेकर जाने लगा, लेकिन अद्रिका ने रोक लिया, आप रहने दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। नहीं नहीं, आप मत जाइए, इतना इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस घर में हैं, सही सलामत है, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन वह नहीं मानी और कॉफ़ी लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके आगे बढ़ते ही रामू काका की घबराहट बढ़ गई, और उन्हें वह दिन याद आ गया जब अनुभव ने अपनी माँ की सभी तस्वीरें, सारी यादों को एक एक कर जला दिया, पानी में प्रवाह कर दिया, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलने लगा, आई हेट यू, आई हेट यू, नफ़रत है मुझे आपसे, और आज के बाद मेरी लाइफ में, मेरे घर में कभी किसी लड़कियों की एंट्री नहीं होगी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, और मैं इससे बड़ा पार्ट देने की कोशिश करूँगी। एडिटिंग में ज़रा टाइम लगता है, जो कि मुझसे नहीं हो पाता है अभी। तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।